किसानों को सबसे ज़्यादा फायदा होता है वो नई किस्में जो हम तैयार करते हैं। केला में हमने एक नई किस्म निकाली है जो आनंद वामन है। ये जो हमारी नई किस्म है वो जल्दी पक जाती है थोड़ी। पुरानी किस्म को हमने यूज करके इसके जो सारे जो गुणधर्म थे वो नई नई किस्मों में हम डाल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि भाई हमारी जो पुरानी किस्में हैं वही अच्छी है। कोई भी क्षेत्र में अगर पढ़े लिखे लोग आएंगे ना तो काफ़ी फर्क पड़ता है, क्योंकि वो डायरेक्टली कोई बात बताएगा ना तो 10 बार वो सोचेगा कि भाई सही है नहीं है। जब खेती किसानी को फ़ायदे का सौदा बनाने की बात आती है तो उसमें कृषि शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है कि कैसे नई नई तकनीक रिसर्च को करके उसके साथ युवाओं को और किसानों को ट्रेनिंग दे के इस तरफ जोड़ा जाए जिससे खेती फ़ायदे का सौदा बने और नए अनुसंधान हो सकें। इन सभी चीज़ों पे बात करने के लिए हम हैं अभी आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में और हमारे साथ हैं यहाँ के कुलपति कठारिया साहब, जिनसे समझेंगे कि जो आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो किस तरीके से काम कर रही है, कितने प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, रिसर्च वर्क क्या हो रहा है, किसानों को कैसे जोड़ रही है। इन सभी मुद्दों पे हम जानते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है गांव जंक्शन में। अभी किन किन नए प्रोजेक्ट्स पे रिसर्च और अनुसंधान के क्षेत्र में क्या कर रही है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों युवाओं को जोड़ करके खेती को और आधुनिक बनाया जा सके। नमस्कार मेरी ओर से और सभी किसान बंधु को भी सभी को मेरा नमस्कार। जो खेती की बात होती है तो आप का जो सवाल है वो काफ़ी अच्छा है और रिसर्च के बारे में है, तो मैं पहले आपको रिसर्च के बारे में बताऊंगा, क्योंकि किसानों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है वो नई किस्में जो हम तैयार करते हैं वो किस्में कैसी होनी चाहिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है ये होता है कि भाई इसमें इसका उत्पादन तो ज़्यादा होना चाहिए। इसके साथ साथ भी जो इसमें बीमारी आती है, कीटक आते हैं, तो उसके सामने भी वो टिक सके। अभी हमने एक जो बनाना है वो बनाना केला जो कहते हैं ना, केला में हमने एक नई किस्म निकाली है जो आनंद वामन है। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि भाई हम जब जो हमारी पुरानी वैरायटी है ग्रांड नाइन, तो वो थोड़ी हाइट में ज़्यादा है, थोड़ी बाद में पकती है। तो ये जो हमारी नई किस्म है वो जल्दी पक जाती है, थोड़ी 2 महीने तक। उसकी हाइट भी काफ़ी बड़ी कम हो गई। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ कि भाई मान लो कि कोई साइक्लोन आ गया, ज़्यादा पवन हवा चल गई, तो इसकी वजह से जो बनाना के पौधे हैं वो तो बिल्कुल गिर जाएंगे, ज़्यादा हाइट होगी तो ये कम हाइट होने से जो गिरने का जो चांस है बहुत कम हो जाता है। एक तरफ हमारे देसी बीज होते थे पहले से, अभी भी वो है मार्केट में, एक तरफ हाइब्रिड बीज काफ़ी आ गए। क्या हम अपने देसी बीजों को या उस पर अगर हम थोड़ा रेजिलिएंट की बात करें, क्लाइमेट रेजिलिएंट की बात करें, उन पे रिसर्च करने की ज़्यादा ज़रूरी थी? जो हमारी पुरानी किस्में थी वो अच्छी थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और उसमें जो कैरेक्टर थे, उसके गुणधर्म भी थे, वो सारी की सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी थी, लेकिन जो उसका उत्पादन इतना नहीं हमारे को मिल रहा था। तो वो पुराने किस्म को हमने यूज़ करके, इसको उपयोग करके हमने जो संकरण करके उसके जो सारे जो गुणधर्म थे वो नई नई किस्मों में हम डाल रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि भाई हमारी जो पुरानी किस्में हैं वही अच्छी है। इसमें से जो हमने अच्छा बनाया है तो उसमें से लेके ही हमने आगे बढ़ाया है। तो ये नई किस्में भी काफ़ी किसानों को फ़ायदा कर रही है, और जो आप गेहूँ में देख रहे हो, चावल में भी देख रहे हो, वो सारी चीज़ें अभी पल्सीज में आप भी देखो, तिलहन में सभी जगह तिलहन में सभी जगह है। तो इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो देसी वैरायटी है अच्छी है तो वो भी हम पसंद करके वो भी हम आगे ले जा रहे हैं। 2 किस्में होती है, 2 किस्म का संकरण करके वो हाइब्रिड बनाते हैं। तो दोनों उसके माँ बाप कहते हैं ना, उसके दोनों माँ बाप के उसमें इसके गुणधर्म तो आते ही है, साथ में उसका उत्पादन भी काफ़ी बढ़ जाता है। जैसे कहते हैं कि हाइब्रिड एक बार में यूज़ होता है, फिर अगले साल लेना पड़ता है, तो क्या किसान एक तरीके से कंपनियों का गुलाम हो जाता है कि भाई लेना ही लेना है? हाँ,
आपको नए बीज खरीदने पड़ते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कौन सी कंपनी से और कोई पब्लिक सेक्टर की कोई कोई उत्पादन करता है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से खरीदो, आपको अच्छा लगे वो आपको खरीदना है। आपके आपने आपने आपके खेत पे टेस्ट कर लिया है, काफ़ी वो आपको उत्पादन दे रहा है, काफ़ी मुनाफा दे रहा है, तो आपको तो बीज तो आपको हाइब्रिड का मतलब भी होता है कि आपको हर बार हर सीजन में नया बीज खरीदना पड़ेगा। युवाओं को खेती से अधिक जोड़ा जाए और इसको प्रॉफिटेबल बनाया जाए। आपकी यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज हो रहे हैं जो खास करके एक तो होता है कि स्नातक स्नातकोत्तर, कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी जैसे कि जो आधुनिक खेती को सीख सकें और युवाओं को अधिक से अधिक अट्रैक्ट करने वाले ऐसे कोर्सेज हों जो प्रॉफिटेबल खेती की तरफ ले जाते हों। अभी हमारी यूनिवर्सिटी की बात करें तो ख़ास तौर पे गुजरात में 2008 से हमारी चारों यूनिवर्सिटी में 3 साल का पॉलीटेक्निक का कोर्स चालू हुआ है। और ये कोर्स इतना अच्छा कोर्स है कि उसमें से जो स्टूडेंट है 10 के बाद का कोर्स है, 10th पास करके वो 3 साल का कोर्स होता है। और 3 साल बाद अगर वो चाहता है, कोई छोटा मोटा एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, खुद की खेती करना चाहता है, आगे आगे पढ़ाई करनी है, तो भी वो डिप्लोमा टू डिग्री में एडमिशन ले सकता है, टैलेंट है वो, और वो पीएचडी तक वो अपनी स्टडी कर सकता है। तो उसमें सारे स्कोप रहे उनको। छोटे मोटे क्या आपको नर्सरी बनानी है, छोटे मोटे आपको जो बीज जो भी आपने आपने बात की कि भाई बीज बना के उसका धंधा करना है, तो ये छोटे मोटे बिजनेस जो हमारे इसमें से जो स्टूडेंट आते हैं ना, और जिसको सर्विस करनी है तो वो सर्विस जॉब में भी लग जाते हैं। तो ये जो कोर्स है, ये कोर्स पहली बार भारत में गुजरात में पहली बार 2008 में चालू हुआ था। वो 2008 से आज तक हम चला रहे हैं। किसान पहले ये सब कर रहे थे। हम जो अगर हम 72 के पहले की बात करें, वो सारी चीज़ें अपनी ज़रूरत की चीज़ें उगाते भी थे गांव में ही। आत्मनिर्भर किसान भी तब था। हाँ, पैसे नहीं आते थे या गेहूं धान थोड़ा सा कम था। सर जो अभी है कि हम प्रोडक्शन के पीछे तो जा रहे हैं। हाई यील्डिंग वैरायटीज़ है, रासायनिक खादें हैं, सारी चीज़ें प्रोडक्शन है, प्रोड्यूस होता है, लेकिन जब बात उसको एक्सपोर्ट करने की आती तो वो बैलेंस नहीं रहता। हम कितना पैदा करके खा लेंगे, लेकिन जब हम ये कैसे कहीं से बासमती का रिजेक्ट हो जाता है, कहीं से फ्रूट्स का रिजेक्ट हो जाता है, कहीं से वेजिटेबल्स हमारे पास वापस आते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके नॉर्म्स को, हमारे यहाँ पेस्टिसाइड इतना ज़्यादा किसान यूज़ कर लेते हैं, इनको गाइडेंस नहीं पता है। सर, ये इस पे क्या लगता है कि एक पॉलिसी बननी चाहिए कि जैसे कि हम लेने जाते हैं कि कितना किसके पास हेक्टेयर है खेत। कहते हैं ना कि एक वन स्टेप में एक प्रोसेस कभी पूरी नहीं होगी, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी होती है। दूसरी बात है, आपने बताया कि अभी जो क्रॉप की बात की है, तो अभी जो काफ़ी कंपनियां ऐसी है कि जो एक्सपोर्ट कर रही है, प्रोसेसिंग कर रही है, इसको पेस्टिसाइड रेसिड्यू फ्री चाहिए, तो वो लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, काफ़ी करते हैं। यहाँ गुजरात में भी करते हैं, पोटैटो का काफ़ी बड़ा हो रहा है। तो इस तरह से क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है कि जो किसान है और खरीदार है, उनके बीच में एक करार होता है। करार होने के बाद वो सारी टेक्नोलॉजी देंगे। हाँ, नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, तो वही मैं आपको समझाने। तो इस तरह से अगर ये किसान धीरे धीरे समझेंगे तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में किसान ये अच्छी तरह से समझ जाएंगे। और दूसरी बात है कि अभी देखो हमारा एक नेचुरल फार्मिंग भी आ रहा है, तो नेचुरल फार्मिंग है तो उसमें तो आप समझ रहे हो कि भाई इसमें तो हमारे को कुछ यूज़ ही नहीं करना है, केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ नहीं करना है, केमिकल पेस्टिसाइड नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो ये जो अभी नई टेक्नोलॉजी आ रही है ना, तो इसकी वजह से भी मुझे लग रहा है कि ये आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में किसानों को समझ में आ जाएगा। उसकी जो वो कहते हैं ना कि खर्चा ज़्यादा होता है वो भी कम हो जाएगा, और जो उत्पादन मिलेगा वो अच्छी क्वालिटी का भी मिलेगा, प्राइस भी अच्छी मिलेगी, डोमेस्टिक भी प्राइस मिलेगी और एक्सपोर्ट में भी अच्छी प्राइस मिलेगी। ऐसा नहीं लगता कि मोस्ट साइंटिफिक जो फील्ड है एग्रीकल्चर, उसमें सबसे ज़्यादा अनएजुकेटेड लोग हैं कि जो हमारे पारंपरिक चीज़ों से आ रहे हैं। दूसरे किसी जो दुकान है, शॉपकीपर कहता है ये ज़्यादा होता है, उनका अपना एक वो नहीं है कि उनको एक नॉलेज नहीं है, नॉलेज बेस कमज़ोर है और वो प्रभावित जल्दी हो जाते हैं। और तो इसमें पढ़े लिखे लोगों के आने की ज़्यादा ज़रूरत है। कोई भी क्षेत्र में अगर पढ़े लिखे लोग आएंगे ना तो काफ़ी फर्क पड़ता है क्योंकि वो डायरेक्टली कोई बात बताएगा ना तो 10 बार वो सोचेगा
कि भाई सही है नहीं है, ठीक है ना। वो डायरेक्ट ये नहीं है कि भाई दुकान पे गए और उन्होंने कहा और उन्होंने मान लिया, ये नहीं करेगा ना वो। तो ये आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वीसी डॉक्टर कथीरिया साहब हमें बता रहे थे कि कैसे क्लाइमेट चेंज से लेके प्रोडक्शन से लेके तिलहन से लेके इन चीज़ों पे कैसे बात हो सकती है, कैसे बात इससे किसान इसमें काफ़ी प्रोडक्शन कर सकते हैं और हम आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं, उन्हें एजुकेट कैसे किया जा सकता है। इन तमाम मुद्दों पे हमने विस्तार से बात की और इन तमाम मुद्दों पे किसानों को तक पहुंचाने की भी कोशिश जारी रहेगी। देखते रहिए गाँव जंक्शन। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गांव जंक्शन को फॉलो करें। व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।